मूवी की शुरुआत एक सीआईए एजेंट को दिखाने से होती है जिसका नाम चार्ली है। चार्ली सीआईए के लिए हैकिंग का काम किया करता है और वो हैकिंग में काफी ज्यादा एक्सपर्ट भी है और तो और उसे मशीनों के बारे में भी बहुत अच्छी नॉलेज होती है, इसीलिए वो हर बार नए से नया कुछ बना ही लेता। आज भी वो वीकेंड पर एक खास किस्म के बॉम्ब को बनाने में लगा था, लेकिन तभी उसकी वाइफ मिरांडा कहती है कुछ ही देर में मैं एयरपोर्ट के लिए निकलने वाली हूँ और तुम अभी भी यहीं पर बैठे हो। ये सुनते ही चार्ली तुरंत ही घर चला जाता है और फिर मिरांडा अपनी सारी पैकिंग करके बाहर आ जाती है। चार्ली कहता है तुम कितने दिनों के लिए लंदन जा रही हो? मिरांडा ने कहा बस 3 दिन का फंक्शन है जहाँ पर काफी ज्यादा अमीर लोग भी आने वाले हैं, इसलिए मुझे 4 दिन लग जाएंगे। चार्ली कहता है पता नहीं मेरे ये 4 दिन किस तरह गुजरेंगे। दोस्तों, चार्ली और मिरांडा एक दूसरे को काफी ज्यादा प्यार करते थे। उनकी बातचीत के दौरान ही मिरांडा की कैब उसके घर के सामने आती है, जिसके बाद मिरांडा कैब के अंदर बैठकर वहाँ से चली गई और फिर वो सीन कट हो गया। अगले दिन मंडे होता है और हम देखते हैं चार्ली को जो सीआईए के ऑफिस में अपनी ड्यूटी करने के लिए आया था। हमने देखा कि जैसे ही चार्ली सीआईए की बिल्डिंग के अंदर एंटर हुआ तब उसकी हर एक छोटी से छोटी चीज पर भी कैमरा से डिटेक्शन होती है और पूरी चेकिंग हो जाने के बाद ही उसको अंदर जाने की परमिशन मिली। जब वो हर रोज की तरह अपना काम कर रहा होता है कि तभी अचानक से सीआईए के काफी ज्यादा तगड़े सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर एक दूसरा हैकर घुस जाता है। चार्ली ने तुरंत ही उस हैकर को सीआईए के सभी सिस्टम से बाहर तो निकाल दिया, लेकिन तभी वो हैकर जिसका नाम इनक्विलाइन था वो चार्ली को मैसेज करता है। वो कहता है देखो ये मेरा असली नाम नहीं है और मैं तुम्हारे लिए किसी भी सूरत में खतरा नहीं हूँ। चार्ली ने इसके जवाब में कहा अगर तुम गलती से सिस्टम में घुस गए हो तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे ये भी पता है कि ऐसी चीजें गलती से कभी नहीं होती, इसीलिए चुपचाप अपना मकसद बताओ वरना तुम दुनिया के जिस कोने में भी छुपे होगे मैं तुम्हें वहाँ से ढूंढ कर सीआईए वालों को तुम्हारे पीछे भेज दूंगा। लेकिन इनक्विलाइन चार्ली से कहता है मैं तुम्हें कल बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जो तुम्हारे बॉस के बारे में है। तुम्हारा बॉस गद्दार है, लेकिन फिलहाल मैं इससे ज्यादा तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। ये सुनते ही चार्ली उसको कहने लगा देखो अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारी लोकेशन भी ट्रैक कर सकता हूँ और मुझे पता है कि तुम टर्की के रहने वाले हो, इसलिए मुझसे खेलो मत और तुरंत ही इस हैकिंग की वजह बताओ। जिस पर अब इनक्विलाइन चार्ली से सब सच बता देता है। वो कहता है तुम्हारे ऊपर जो 2 बॉस हैं वो दोनों के दोनों गद्दार हैं, लेकिन उनके ऊपर जो डेप्यूटी एलिजाबेथ है वो बहुत अच्छी औरत है। तुम्हारे ऊपर बैठे हुए बॉस रूसो और एल्बी वो कल एक जगह पर टेररिस्ट अटैक करने वाले हैं। ये सुनते ही चार्ली काफी ज्यादा हैरान हो गया। चार्ली कहता है आखिर मैं तुम्हारा यकीन क्यों करूं? जिस पर इनक्विलाइन ने कहा तुरंत अपने मेन सर्वर रूम में जाओ जहां पर मास्टर कंप्यूटर पड़ा हुआ है। चार्ली ये सुनते ही काफी हैरान हो गया क्योंकि इनक्विलाइन को कैसे पता कि सीआईए के अंदर मास्टर कंप्यूटर कहाँ पड़ा है। इनक्विलाइन ने कहा अब तो तुम मेरा यकीन कर सकते हो ना, क्योंकि मुझे सीआईए की बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन का पता है। चार्ली बिना कुछ सोचे ही मेन रूम के अंदर आ गया। वहाँ जाते ही उसने कंप्यूटर पर इनक्विलाइन की लोकेशन को ट्रैक करना शुरू कर दिया, लेकिन हम देखते हैं कि उस कंप्यूटर में इनक्विलाइन का वायरस पहले से ही एक्टिव था। चार्ली को इससे बहुत बड़ा झटका लगा। चार्ली कुछ कर पाता इससे पहले ही उसके सामने कुछ रिपोर्ट्स शो होती हैं जिनमें अमेरिका के कुछ टॉप सीक्रेट्स होते हैं। उन टॉप सीक्रेट्स में लिखा था कि 2022 में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे वो किसी और ने नहीं बल्कि सीआईए के हेड रूसो और एल्बी ने ही करवाए थे, लेकिन ये बात सिर्फ उन दोनों के अलावा और किसी को नहीं पता थी। इसीलिए चार्ली अब इनक्विलाइन की सारी बातों पर यकीन कर लेता है। चार्ली ने तुरंत ही इनक्विलाइन से पूछा कि आखिर कल वाला बॉम्ब ब्लास्ट या टेरर अटैक वो कहाँ होने वाला है। इनक्विलाइन कहती है इंग्लैंड के शहर लंदन में, लेकिन वो कहाँ पे होगा इस चीज का मुझे नहीं पता। चार्ली कहता है चलो अपना नाम तो बता ही सकते हो। इनक्विलाइन कहता है वक्त आने पर तुम्हें पता चल जाएगा, लेकिन चार्ली ने कहा हमारी मदद क्यों कर रहे हो? जिस पर इनक्विलाइन ने कहा वो भी तुम्हें वक्त आने पर पता चल जाएगा, लेकिन इतना जान लो कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। उसके बाद ही चार्ली मेन रूम से जैसे ही बाहर आया तब उसे वहाँ उसका दोस्त एलेक्स मिलता है। एलेक्स कहता है भाई सब ठीक तो है ना? तुम काफी ज्यादा परेशान लग रहे हो। चार्ली ने कहा हाँ बस मुझे जरा चक्कर आ रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ी खुली हवा खाना चाहता हूँ। उसके बाद ही चार्ली अपने घर आ जाता है और तुरंत ही अपनी बीवी को फोन करता है, लेकिन उसे याद आया कि लंदन के अंदर तो बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, शायद उसी के अंदर कल वाला टेरर अटैक हो। जिस पर उसने मिरांडा को फिलहाल तो कुछ नहीं बताया, लेकिन उसी वक्त वो सीआईए की बिल्डिंग के अंदर चला गया। वो आते ही अपने हेड रूसो से मिलता है। जी हाँ, वही रूसो जिसने खुद ही वो टेरर अटैक प्लान किया था। चार्ली रूसो से कहने लगा सर मुझे लगता है कि लंदन के अंदर एक टेरर अटैक होने वाला है। उसने कहा इसीलिए हमें वहाँ पर सीआईए को भेज देना चाहिए, लेकिन रूसो कहने लगा तुम फिक्र मत करो, अगर वहाँ पे कुछ बुरा होने वाला होता तो सीआईए को पहले से खबर होती। लेकिन तभी उन दोनों को डेप्यूटी अपने ऑफिस में बुलाती है। वहाँ जाते ही डेप्यूटी ने चार्ली से कहा बेटा मुझे ये बताते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि लंदन में अभी अभी एक टेरर अटैक हुआ है जिसमें तुम्हारी बीवी की मौत हो चुकी है। चार्ली ये सुनते ही हक्का बक्का रह गया। चार्ली कहता है आपको कोई गलत फहमी होगी, प्लीज फिर से चेक कीजिए, शायद वो कोई और औरत हो। लेकिन डेप्यूटी कहती है
है मुझे भी काफी ज्यादा अफसोस है कि मिरांडा अब नहीं रही। फिर रूसो ने तुरंत ही टीवी पर न्यूज को ऑन किया जिसमें चार्ली ने अब देखा कि मिरांडा को एक टेररिस्ट ने पकड़कर बिना कुछ सोचे ही उसे गोली मार दी है। ये देखकर चार्ली शॉक हो गया और काफी ज्यादा टूट जाता है। इसके तुरंत बाद ही चार्ली को उसका दोस्त उसके घर छोड़ने आता है, जहाँ पर हर तरफ से रिपोर्टर्स और मीडिया वाले चार्ली का इंटरव्यू लेने को तरस रहे थे। लेकिन चार्ली सबसे मुंह छुपाता हुआ अपने घर में आ जाता है। वो बेचारा घर के कभी किस कोने पर बैठता तो कभी किस कोने में, क्योंकि हर तरफ उसे मिरांडा की याद सता रही थी। वो अब काफी ज्यादा सदमे में आ चुका था। इसी सदमे के साथ वो अगले दिन तुरंत ही CIA ऑफिस में आया, जहाँ पर हम अब रूसो के साथ LB को भी देख पाते हैं। चार्ली उनके पास आते ही कहने लगा, हम CIA वाले हैं, हम नंबर 1 इंटेलिजेंस कंपनी है और हमें कैसे नहीं पता चला कि लंदन के अंदर एक टेरर अटैक होने वाला है। लेकिन रूसो कहता है, बेटा हम भी इंसान है, हमसे भी गलती हो सकती है। इस पर चार्ली ने कहा, चलो गलती तो माना, लेकिन आप मिरांडा के कातिलों को ढूंढ तो सकते हैं ना। जिस पर LB ने कहा, देखो बेटा, तुम्हें इस सदमे को हुए अभी एक दिन भी नहीं हुआ है, इसलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उन टेररिस्ट को पकड़ लिया जाए, लेकिन वो काफी चालाक है और बचना कैसे है इस चीज को जानते हैं। जिस पर चार्ली को पता चल गया कि ये दोनों गद्दार हैं और मेरी मदद नहीं करने वाले, इसलिए चार्ली बेचारा वापस घर आ जाता है, जहाँ पर अब घर के हर कोने में उसे मिरांडा की याद सता रही थी। इसलिए वो बेचारा बाहर घास में आकर बैठ गया और वही सो जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि चार्ली अब एयरपोर्ट पर मिरांडा की डेड बॉडी कलेक्ट करने आया था। उसी रात चार्ली अपनी बीवी का सूटकेस देखता है, जिस सूटकेस को मिरांडा लंदन जाने से पहले अपने साथ ले गई थी। चार्ली सूटकेस को गले लगाकर फूट फूट कर रोता है और रोते रोते ही वो रात गुजर जाती है। अब सुबह हो जाती है और चार्ली ये फैसला करता है कि उसे खुद ही अपनी बीवी के कातिलों से बदला लेना है। इसलिए वो तुरंत ही अपने ऑफिस में आया और मेन सिक्योरिटी रूम में जाकर उसने लंदन में जिस बिल्डिंग के अंदर टेरर अटैक हुआ था उसके सभी कैमरास को चेक करना शुरू कर दिया और उसने कुछ ही मिनटों में उन तीनों आदमियों की इंफॉर्मेशन ढूंढ निकाली जिन्होंने मिरांडा को मारा था। उन तीनों में से 2 आदमी और एक औरत होती है। चार्ली ने जब और भी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन की तब उसे पता चला कि वो और कोई नहीं बल्कि रशियंस हैं। उन आदमियों में से 2 का नाम लिसांद्रो और मोनिसेंट होता है, जबकि उनकी साथी औरत का नाम सिलीन था। दोस्तों, चार्ली ने कुछ ही मिनट्स के अंदर अंदर उन सब की पूरी कुंडली निकाल ली, लेकिन रूसो और LB उसे अपने कमरे में बुलाते हैं। वो कहते हैं, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, इन सबको हम संभाल लेंगे। लेकिन चार्ली उनसे कहता है, संभालने से आपका क्या मतलब है? मैंने कुछ ही देर के अंदर इन सबको ढूंढ निकाला और आपको 3 दिन लग गए ये फैसला करने पर कि हम उनको संभाल लेंगे। आपको तो इतना भी पता नहीं चल पाया जितना मैंने आधे घंटे के अंदर पता कर लिया। चार्ली कहता है, ये शायद आप पता करना नहीं चाहते। जिस पर अब रूसो ने कहा, अगर तुम अपने आप को डॉक्टर को दिखाओगे तो शायद तुम्हारी हालत ठीक हो जाए। चार्ली को पता चल गया कि ये पक्के बिक चुके हैं, इसलिए अब जो भी करना है उसे खुद ही करना है। अगले दिन चार्ली अपने शर्ट के ऊपर एक रिकॉर्डर लगाता है और उस रिकॉर्डर को कुछ पेपर्स पर पेपर क्लिप के जरिए चिपका डालता है। वो पेपर सीधा रूसो के कमरे में गए, जहाँ पर चार्ली उनको उन पेपर्स पर रूसो और LB के किए हुए साइंस को दिखाता है। चार्ली कहता है, ये जो पेपर्स हैं इन पर आपके किए गए साइंस हैं। इन पेपर्स में लिखा है कि 2022 के अंदर लॉस एंजलिस में जो अटैक्स हुए उन पर इंक्वायरी CIA खुद करेगा। इंक्वायरी तो दूर की बात, इन नोटिफिकेशन के बाद में उन अटैक्स पर पेपर वर्क तक नहीं हुआ। मुझे बताइए कि आखिर CIA कब से कामचोर होने लगा? जिस पर अब LB बहुत गुस्से में आ जाता है। वो कहता है, बेटा, इससे पहले कि तुम्हें CIA से बाहर निकाल दिया जाए तुम अपनी औकात में रहो और जितना तुम्हें पैसे दिए जाते हैं उतना ही काम करो। ऐसा ना हो कि हम तुम्हें कहीं का ना छोड़े। चार्ली ने कहा, अच्छा होगा कि धमकियां देने से बेहतर आप कुछ काम करें। जिस पर रूसो कहता है, तुम क्या चाहते हो कि आखिर हम करें क्या? जिस पर चार्ली ने कहा, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, बस मैं ये चाहता हूँ कि मुझे इन दीवारों से निकाल कर एक स्पेशल ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाए। मैं खुद ही उस ट्रेनिंग से अपनी बीवी के कातिलों को ढूंढ कर मार गिराऊंगा। ये सुनते ही रूसो और LB जोर जोर से हंसने लगे। वो कहते हैं, लगता है तुम कल रात जॉन विक देख के आए हो। इस पर चार्ली कहता है, जॉन विक का तो पता नहीं, लेकिन मैं तब तक शांति से नहीं बैठूंगा जब तक मैं अपनी बीवी के कातिलों को ढूंढ कर मार ना पाऊं। ये सुनते ही LB ने कहा, चलो ठीक है, हम तुम्हें 1 महीने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग देने के लिए फील्ड में भेजने को तैयार है, लेकिन याद रहे CIA तुम्हें इसके बाद होने वाले जो भी तुम काम करते हो उस पर कोई मदद नहीं करेगा और तो और ना कोई पैसा और ना ही कोई प्रोटेक्शन मिलेगी। जिस पर चार्ली कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे स्पेशल ट्रेनिंग लेनी है। फिर चार्ली तुरंत ही वहाँ से बाहर आ गया। उसके बाहर आते ही हम देखते हैं रूसो और LB को, जो कहते हैं, लगता है उसे हमारे बारे में काफी कुछ पता चल चुका है। इस पर LB ने कहा, जितने दिन ये ट्रेनिंग करेगा इसके पीछे से हम इसकी हर एक चीज को छान मारेंगे और इसके भी सीक्रेट्स को हम अपने पास रखेंगे ताकि ये हमारे खिलाफ आगे से कभी ना भौंके। फिर कुछ घंटों बाद हम देखते हैं चार्ली को, जो अब स्पेशल ट्रेनिंग के लिए बैंडो नाम के एक कर्नल के पास आया था। बैंडो कहता है, मेरा नाम है मेजर बैंडरसन और तुम मुझे बैंडो बुला सकते हो। फिर वो
वो दोनों एक कार में बैठकर साइट की तरफ जाने लगे। बेंडो ने कहा, अगले 30 दिनों में तुम्हें बिल्डिंग से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा और तुम्हें दिन रात ट्रेनिंग करनी होगी। इस पर चार्ली कहता है, मैं तो करने की ट्रेनिंग आया हूँ। लेकिन बेंडो ने कहा, वो तो वक्त ही बताएगा। इसके बाद सीन कट हुआ और हम देखते हैं CIA की बिल्डिंग को, जहाँ रूसो और एल्बी पूरे जोर लगा देते हैं कि चार्ली के ऑफिस में से उन्हें कोई काम की चीज मिल जाए। लेकिन कई घंटों की तलाशी के बाद भी उन्हें कुछ हाथ नहीं लगता। यहाँ हमने देखा चार्ली को, जो फायरिंग की प्रैक्टिस कर रहा था, वो लगातार टारगेट को मिस ही किया जा रहा होता है। उसकी एक भी बुलेट निशाने पर नहीं लगती। इसी वजह से बेंडो ने कहा, चलो जरा करीब से ट्राई करते हैं। मगर वहाँ से भी चार्ली बिल्कुल फेल हो गया। चार्ली कहता है, जरा और पास जाने दो और फिर देखना मैं उसका भेजा उड़ा दूंगा। मगर बेंडो ने कहा, अगर तुम इतने पास जाओगे तो तुम्हें फिर गन की क्या जरूरत है? जाओ जाके मार्शल आर्ट सीखो, यहाँ क्या करने आए हो? ये सुनते ही चार्ली काफी शर्मिंदा हो गया। यहाँ दूसरी तरफ एल्बी और रूसो चार्ली के घर तक पहुँच गए थे। उन्होंने चार्ली के सभी सामान को चेक किया मगर उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं मिला। दोस्तों, चार्ली ने एक बहुत बड़ा प्लान बना रखा था और उसे पता था कि उसे अपने पीछे एक भी सबूत नहीं छोड़ना। इसीलिए रूसो और एल्बी की लाख कोशिशों के बावजूद भी चार्ली का वीक पॉइंट नहीं ढूंढ पाते। यहाँ दूसरी तरफ चार्ली और बेंडो एक कमरे में बैठे थे। बेंडो ने चार्ली को कहा, तुम्हें 20 दिन हो चुके हैं और तुमने शूटिंग के नाम पर सिर्फ गन को पकड़ना ही सीखा है। बताओ, इस तरह मारोगे क्या अपने बीवी के किलर्स को? चार्ली कहता है, आपको कैसे पता कि मैं अपनी बीवी के किलर्स को मारूंगा? बेंडो ने कहा, वो सब कुछ छोड़ दो, तुम ये गन पकड़ो और इसे जल्दी से मुझ पर शूट कर दो। मगर चार्ली कहता है, अगर एक गोली भी चल गई तो आप मारे जाओगे। बेंडो ने कहा, मुझे पता है, इसलिए जो मैंने कहा है वो काम करो। मगर चार्ली से डर के मारे फायर नहीं होता। बेंडो कहता है, देखा ना, तुम अपनी बीवी के किलर्स को मार नहीं पाओगे। लेकिन चार्ली ने कहा, जब टाइम आएगा तब मैं उन्हें हिम्मत जुटाकर मार दूंगा। जिस पर बेंडो ने कहा, जब वक्त आएगा ना तब तुम्हें ये भी याद नहीं रहेगा कि गन के किस छेद से गोली बाहर आती है। इसलिए तुम्हें शरीर से ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। फिर बेंडो कहता है, बेटा मैंने काफियों को ट्रेनिंग दी है लेकिन तुम जैसा नहीं देखा। तुम दिमाग से तेज हो लेकिन शरीर से बहुत कमजोर। इसलिए मैं तुम्हें फिजिकल ट्रेनिंग नहीं दे सकता। तुम्हें सिर्फ अपने दिमाग से ही सबको ढेर करना होगा। इतना कहकर बेंडो वहाँ से चला गया। अब हम देखते हैं एल्बी और रूसो को, जिन्होंने 20 दिन ढूंढने के बावजूद भी चार्ली के खिलाफ एक सबूत भी नहीं ढूंढा। इसलिए वो अब बेंडो को ऑर्डर देते हैं कि चाहो जल्दी से चार्ली को जान से मार दो ताकि वो रूसो और एल्बी के खिलाफ गवाही ना दे। जब बेंडो चार्ली के कमरे में आया तब उसने देखा कि चार्ली कमरे में है ही नहीं। ये देखकर बेंडो काफी ज्यादा हैरान होता है। अब हम देखते हैं चार्ली को, जो एक एयरपोर्ट पर बैठा रूसो और एल्बी की सभी बातों को सुन रहा था, क्योंकि जिन पेपर्स को चार्ली ने रूसो और एल्बी को दिया था, जी हाँ वही पेपर्स जिन पर रूसो और एल्बी के साइन होते हैं, उन पर चार्ली ने पहले से ही एक माइक्रोफोन लगा दिया होता है और सभी बातें वो रियल टाइम में बैठा सुन रहा था। लेकिन इस रिकॉर्डर के बारे में रूसो को भी पता चल जाता है। रूसो ने तुरंत ही उस रिकॉर्डर में बोला, चार्ली हम तुम्हें ढूंढ तो लेंगे। जिसके तुरंत बाद ही हम देखते हैं चार्ली को, जो अब सीधा प्लेन में बैठकर लंदन आ चुका था। उसके पास काफी ज्यादा पैसे और साथ ही साथ बहुत सारे फेक पासपोर्ट्स थे, जिनकी मदद से अब वो कहीं भी ट्रेवल कर सकता है। अब उसने लंदन में एक अपार्टमेंट लिया क्योंकि उसे सेलिन की लोकेशन के बारे में पता चल चुका था। जी हाँ, ये वही लड़की है जो उस दिन टेररिस्ट अटैक में शामिल थी। चार्ली देखता है कि सेलिन हर रोज अपने बॉयफ्रेंड के साथ 2 घंटों के लिए बाहर कहीं घूमने जाती है। इसीलिए उसी टाइम के अंदर चार्ली तुरंत ही उसके अपार्टमेंट का लॉक तोड़कर अंदर चला गया, जहाँ पर उसने तलाशी शुरू कर दी, इस उम्मीद में कि शायद उसे लिसेंड्रो और मनीसेंट के बारे में कुछ लीड मिल जाए। वो देखता है उनकी दीवार में काफी ज्यादा पेंटिंग्स लगी थी, लेकिन एक ड्रॉर के अंदर चार्ली को गन मिलती है। इसलिए चार्ली ने तुरंत ही वो गन अपने पास रख ली। मगर तभी उसे फोन पर एक नोटिफिकेशन आया जिसमें लिखा था कि सेलिन दोबारा अपने अपार्टमेंट में आ रही है। वो नोटिफिकेशन और किसी का नहीं बल्कि इंक्यूलाइन का ही था। जब चार्ली ने फोन पर ट्रैकर को देखा तब उसे पता चला कि सेलिन उसके काफी करीब आ चुकी है। इसलिए वो तुरंत ही उस अपार्टमेंट से बाहर आ गया और जरा पीछे होकर छुप जाता है। सेलिन और उसका बॉयफ्रेंड जब अपार्टमेंट के अंदर जाने लगे तब चार्ली ने उन पर गन पॉइंट कर दी, लेकिन बेंडो की बात सच थी और वो वक्त आने पर शूट नहीं कर पाया। इसलिए वो डर के मारे वहाँ से भागने लगता है और भागता भागता तुरंत ही अपने अपार्टमेंट में आ जाता है। जहाँ पर आते ही वो इंक्यूलाइन से बात करने लगा, लेकिन इंक्यूलाइन अब उसे कोई भी रिप्लाई नहीं देता। अगले ही पल हम देखते हैं चार्ली को, जो अगले दिन सेलिन का पीछा करते करते एक हॉस्पिटल के अंदर आ चुका होता है। दरअसल सेलिन वहाँ पर अपना रेगुलर चेकअप करवाने आई थी, लेकिन तभी वहाँ चार्ली ने उन सबके कंप्यूटर्स में वायरस डाल दिया और उन सभी कंप्यूटर्स को बंद कर दिया। इसीलिए डॉक्टर तुरंत ही सेलिन को छोड़कर वहाँ से बाहर आ जाता है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए चार्ली ने तुरंत ही सेलिन के पास आकर उसके चेम्बर का दरवाजा बंद कर दिया और तुरंत ही एक बेहोशी वाला पाउडर उसके चेम्बर में डालना शुरू कर दिया। सेलिन कहती है, कौन हो तुम और ये क्या कर रहे हो? चार्ली ने कहा, इन बातों के लिए टाइम नहीं है, मुझे जल्दी से बता दो कि लिसेंड्रो और मोनिसेंट कहाँ मिलेंगे। मगर सेलिन कहती है, मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। लेकिन तभी चार्ली ने और भी ज्यादा पाउडर
अंदर अंदर फेंकना शुरू कर दिया और चार्ली फिर पूछता है कि तुम्हारे पास 15 सेकंड है, इसके बाद तुम बेहोश हो जाओगी। मगर सीलीन कहती है मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। जैसे ही सीलीन बेहोश होने वाली थी तभी बेचारे चार्ली ने उस चैम्बर का दरवाजा खोल दिया। उसने जैसे ही वो दरवाजा खोला तभी सीलीन ने तुरंत ही चार्ली पर अटैक कर दिया। उन दोनों की आपस में फाइट शुरू हो जाती है। सीलीन चार्ली पर काफी ज्यादा भारी पड़ रही थी और उसी तरह वो वक्त रहते डॉक्टर के ऑफिस से बाहर आ गई। चार्ली भी उसके पीछे पीछे ही होता है। वो जैसे ही रोड पर भाग रही थी तभी उसे एक वैन ने टक्कर मार दी, जिससे सीलीन मौके पर ही मारी जाती है। दोस्तों, चार्ली को सीलीन से कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई, इसीलिए उसने सीलीन का फोन उठाया और तुरंत वहां से भागना शुरू कर दिया। वो जल्दी से अपने अपार्टमेंट में आता है और अपनी सभी चीजों को पैक करके वहां से दूसरे शहर जाना चाहता था ताकि कोई भी उसे ट्रैक ना कर पाए। वो दूसरे शहर आते ही एक बार के अंदर आया, जहां पर अब उसने देखा कि बैंडो उसी के पीछे पड़ा हुआ है। जैसे ही चार्ली की नजर उस पर पड़ी तो उसने तुरंत ही वहां से भागना शुरू कर दिया। चार्ली भागते भागते एक दूसरे क्लब के अंदर आ गया, लेकिन बैंडो वहां भी पहुंच जाता है। बैंडो कहता है भागने की कोई जरूरत नहीं है और इसका फायदा भी नहीं होगा। चार्ली ने कहा आपने मुझे ढूंढ कैसे लिया? बैंडो कहता है सीआईए में क्या तुम ही सबसे अच्छे हैकर थे? लेकिन ये सब छोड़ो चार्ली, तुम जो करने जा रहे हो ना इसमें बहुत ज्यादा खतरा है, इसलिए चुपचाप घर चले जाओ और वहां कहीं छुप जाना, नहीं तो यहाँ बेमौत मारे जाओगे और यहाँ कोई तुम्हें पूछेगा भी नहीं। चार्ली कहता है सॉरी, लेकिन अब मैं पीछे नहीं हटने वाला। जिस पर बैंडो ने कहा चलो कोई बात नहीं, मुझे पता है कि सीआईए वाले दूध के दूल्हे नहीं है, इसीलिए मैं तुमको तुम्हारे हाल पर छोड़ता हूँ। इतना कहकर चार्ली वहां से बाहर आ जाता है। अगले ही पल वो सीन कट हो गया। हम देखते हैं टर्की का सीन, जहाँ पे चार्ली अब टर्की के अंदर होता है क्योंकि इंक्विलाइन ने उसे टर्की आने को बोला था। इंक्विलाइन कहता है मैं तुम्हें वहीं पर मिलूंगा। इंक्विलाइन की बताई हुई लोकेशन पर जैसे ही चार्ली पहुंचा तब वहां पर चार्ली ने देखा कि इंक्विलाइन कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है और वो मुस्लिम भी होती है। चार्ली कहता है तुमने सीआईए की हाई सिक्योरिटी को किस तरह तोड़ा और उनके कंप्यूटर्स को हैक कैसे किया? जिस पर इंक्विलाइन कहती है मेरा नाम है सारा और मेरे पति सीआईए के अंदर काम किया करते थे, लेकिन उन्होंने रूसो और एलबी का राज फाश करने की कोशिश की, जिस वजह से रूसो और एलबी ने उन्हें जान से मरवा दिया। लेकिन वो मुझे भी सब कुछ सिखाया करते थे, इसीलिए मैं आराम से उन पासवर्ड्स को हैक करके तुम तक पहुंच गई। लेकिन चार्ली कहता है अब तुम्हें तो पता है ना कि रूसो और एलबी बहुत खतरनाक है, ये सब जानते हुए भी आखिर तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? ऐसे तो वो तुम्हारी जान के भी पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन सारा ने कहा मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है, मैं तो बस तुम्हारा भला करना चाहती हूँ। जैसे मुझे पता चला कि तुम्हारी बीवी भी उस टेररिस्ट अटैक में मारी गई है तब मैंने तुम्हारा साथ देने की ठान ली। पहले तो मैं सिर्फ रूसो और एलबी के प्लान को चौपट करने में लगी थी, लेकिन अब मैं तुम्हारा हर तरह से साथ दूंगी। इसके तुरंत बाद ही हम देखते हैं चार्ली को, जो एक होटल में आया होता है। उसने आते ही एक वैक्यूम वाली मशीन को स्विमिंग पूल के वैक्यूम चैम्बर के अंदर फिट कर दिया। इस चीज का क्या मकसद है ये हमें आगे चल के पता चलेगा। जिस जगह चार्ली आया था वहां पर उसे मोनीसेंट मिलने वाला होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं सैरा को, जो कहती है वहां पर एक दूसरा आदमी भी है जो सीआईए के लिए ही काम करता है और एक जॉनसन नाम का आदमी है जो रशियन इंटेलिजेंस के लिए काम करता है। चार्ली कहता है सीआईए का आदमी बैंडो है, लेकिन दूसरे आदमी का मुझे कोई पता नहीं। सारा कहती है ये रशियन मोनीसेंट का ही आदमी होगा, इसलिए तुम्हें इन दोनों से बच के रहना है। यहाँ पर हम देखते हैं मोनीसेंट को, जो इतना ज्यादा अमीर था कि उसने अपने पूरे अपार्टमेंट में स्विमिंग पूल बना रखा था और वो सबसे टॉप फ्लोर पर होता है, जहाँ पर वो हर रात को बड़े मजे से स्विमिंग करता था। आज भी वो हर रोज की तरह स्विमिंग कर रहा होता है, लेकिन तभी वहां पर चार्ली आ गया। मोनीसेंट कहता है लगता है तुम्हें तुम्हारी जान प्यारी नहीं है, तुम ऊपर क्या कर रहे हो? इस पर चार्ली ने कहा ऊपर तो अब तू जाने वाला है, मैं जैसे ही इस बटन को प्रेस करूंगा तो ये मोटा ग्लास टुकड़े टुकड़े हो जाएगा और तू सीधा ऊपर चला जाएगा, इसलिए मुझे बता दे कि लिसेंद्रो आखिर कहाँ मिलेगा। ये सुनते ही मोनीसेंट डर जाता है और उसने तुरंत ही लिसेंद्रो की लोकेशन का पता चार्ली को बता दिया। मगर चार्ली को इतना ज्यादा गुस्सा था कि वो आखिरकार बटन प्रेस कर ही देता है, जिससे वो ग्लास आहिस्ता आहिस्ता करके टूटने लगा। मोनीसेंट ने तैर कर बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन तभी वो ग्लास टूट जाता है और मोनीसेंट सीधा नीचे गिर के मारा गया। चार्ली सैरा के कहने पर वहां से तुरंत ही भाग जाता है, मगर तभी उसके पीछे जॉनसन और बैंडो पड़ गए। एक जगह पर जब वो चार्ली को पकड़ने वाला था तभी जॉनसन पर बैंडो ने अटैक कर दिया और बैंडो जॉनसन को काफी ज्यादा पीटने लगा, लेकिन जॉनसन भी कुछ कम नहीं था। जॉनसन ने अपने गन से बैंडो के पेट पर फायर कर दिया, लेकिन बैंडो ने अगले ही पल जॉनसन के सर पे शूट करके उसे मार गिराया। और फिर बैंडो चार्ली से कहता है मैं तुम्हें यहाँ पकड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी मदद करने के लिए आया था, इसलिए अब जाओ और अपनी बीवी का बदला लो। अगर किसी तरह जिंदा बच गए तो ये ना कहना कि मैं तुम्हारे साथ मिला हुआ हूँ, इसलिए मेरी नौकरी तो जाएगी और साथ ही साथ मेरी जान भी जाएगी। ये सुनते ही चार्ली तुरंत ही वहां से भाग जाता है। फिर हम देखते हैं रात का सीन, जहाँ सैरा और चार्ली जिस जगह पर रह रहे थे वहां पर टर्किश आर्मी ने उन पर हमला कर दिया। टर्किश आर्मी ने यह सब कुछ अमेरिकन सीआईए के कहने पर किया होता है, लेकिन सैरा चार्ली को लेकर एक कार में बैठी और तुरंत ही वहां से भागने लगी। उन पर
चारों तरफ से फायरिंग होना शुरू हो जाती है, लेकिन सहरा उन सबको चकमा देते हुए बड़ी महारत के साथ कार चला रही थी। लेकिन एक बुलेट सहरा की छाती पर जा लगी, जिससे बेचारी सहरा मौके पर ही मारी जाती है। चार्ली ये देखकर काफी ज्यादा डर गया। उसने तुरंत ही सहरा को साथ वाली सीट पे किया और खुद कार चलाना शुरू कर देता है। लेकिन खुशकिस्मती से अब वो टर्किश आर्मी से बचकर एयरपोर्ट पर आ गया, जहाँ से सीधा ही प्लेन पकड़कर वो लिसेंद्रो की लोकेशन पर पहुंच जाता है। लेकिन तभी उसके पीछे से किसी ने चार्ली पर वार किया और उसको बेहोश करके लिसेंद्रो की बोट में ले आता है। चार्ली जैसे ही लिसेंद्रो के पास आया तो लिसेंद्रो कहता है, तुमने सिलीन को मारा, मोनिसेंट को भी मार डाला, और तुमने एक पल के लिए भी ये नहीं सोचा कि मुझे पता तक नहीं चलेगा, और तो और तुम इतने बेवकूफ हो कि लिसेंद्रो को मारने चले आए। चार्ली कहता है, मैं तो बस तुम्हें मारना चाहता हूँ, मुझे किसी और चीज का नहीं पता। तुमने मेरी बीवी को मारा था, इसलिए अब तुम भी मरोगे। लिसेंद्रो ने कहा, मैंने नहीं, तुम्हारी बीवी को एलबी और रूसो ने मारा है। मैंने उन दोनों के कहने पर ही अपने 2 साथियों के साथ वो टेररिस्ट अटैक करवाया था। हमारा मिशन तो कोई और था। तुम्हारी बीवी रास्ते में आई तो मैंने तो अपने रास्ते का कांटा साफ किया था। असलियत में सारा क्रेडिट सीआईए को जाना चाहिए, लेकिन अगर तुम इस मास्टर प्लान का क्रेडिट मुझे देना चाहते हो तो मैं खुशी खुशी ये क्रेडिट ले लेता हूँ। अब बताओ, अब भी तुम मुझे मारना चाहते हो या सीआईए के एलबी और रूसो को? चार्ली कहता है, तुम तो जरूर मरोगे। जिस पर अब लिसेंद्रो अचानक से चार्ली को गन देकर कहने लगा, लो ये लो गन, और एक ही झटके में मुझे मार गिराओ। दोस्तों, चार्ली ने तुरंत से गन ली और हमें लगता है कि चार्ली अपनी गन से लिसेंद्रो को मार गिराएगा, जिससे लिसेंद्रो के आदमी चार्ली को भी नहीं छोड़ेंगे। मगर तभी हम देखते हैं कि चार्ली ने तुरंत ही वो गन छोड़ दी और उन्होंने देखा कि लिसेंद्रो की बोट अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। यानी चार्ली ने ये सब कुछ अपने प्लान के मुताबिक किया था और उसने पहले ही चार्ली की बोट को घर बैठे ही हैक करके उसकी लोकेशन सीधा एलओसी के पार की लगा दी। अब वो बोट नॉर्वे से रोमानिया का बॉर्डर क्रॉस कर देती है, जिससे तुरंत ही रोमानियन आर्मी उनकी बोट को हर तरफ से घेर लेती है। चार्ली सुकून से बैठा पानी पी रहा था। इतने में रोमानियन आर्मी वाले लिसेंद्रो और उसके आदमियों को पकड़ लेते हैं। चार्ली कहता है, मेरा नाम है चार्ली और मैंने ही आपको इन सब की इन्फॉर्मेशन दी थी। इसीलिए वो चार्ली को सही सलामत अमेरिका भेज डालते हैं। इसी के साथ चार्ली का ये बदलाव पूरा हुआ। हम देखते हैं सीआईए की डेप्यूटी को, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहती है कि हमें अंदर की खबर से पता चला है कि एलबी और रूसो गद्दार है, इसलिए हम उन्हें जेल के अंदर डाल रहे हैं। वो अंदर की खबर और किसी ने नहीं बल्कि चार्ली ने ही दी थी। इसके तुरंत बाद ही चार्ली अब काफी ज्यादा सुकून में आ जाता है। वो जब अपनी कार में बैठा था तब बैंडो उसके पास आया और कहने लगा, कभी कभी लड़ाइयाँ हथियारों से नहीं बल्कि दिमागों से जीती जाती हैं। इतना कहते ही बैंडो वहां से चला जाता है। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर योर टाइम।